ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनदर सेशन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस में। आज के इस बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कुछ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमारे देश में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री का एक रेगुलेटर माना जाता है और सभी सभी चीजें यहाँ पर आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही इर्द गिर्द घूमती है। उसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग-अलग तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाते हैं हमारे देश के फाइनेंशियल वर्ल्ड को आगे सुचारू रूप से चलाने के लिए। और उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग-अलग सेगमेंट, अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं और अलग-अलग सेक्टर में अपनी तरफ से अहम कंट्रीब्यूशन देते हैं। उन्हीं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम एक-एक करके आज पढ़ेंगे। एक बार मैं बता देता हूं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए इन सब के बारे में। लाइक दी हम पढ़ेंगे आईएफसीआई, आईसीसी क्या होता है, आईडीबीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और एनएबीएफआईडी। ये सब के सब संस्थान जो हैं वो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। इस पर्टिकुलरली सेगमेंट में हम इन सब के ओरिजिन और इन सब के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि इन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो एक ओवरव्यू दे रखा है अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक और चीज बता दूं कि ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो मैं बताने वाला हूं ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा भी इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, लाइक दी आपके एलआईसी यूटीआई भी हो गया, इस तरह के भी है, लेकिन हम उन सबके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम केवल और केवल कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ चुनिंदा जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की आगे बढ़ाते हैं। और ये कुछ ओवरव्यू दे रखा है, ये बाद में आप पढ़ लेना। हिस्ट्री हिस्ट्री दे रखी है, याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉर्मल सी चीजें हैं जो बाद में आपके काम बाद में आपके एक एक करके हम फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। खैर, ये एक बाइफर्केशन दे रखी है, पढ़ने के इच्छुक हो तो पढ़ लेना, छोड़ सकते हो, कोई ऐसा जरूरत नहीं है। चलो सीधा हम एक पहले इंस्टीट्यूशन पे चलते हैं जो कि कहलाता है आईएफसीआई। आईएफसीआई जैसा इसका नाम है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आईएफसीआई जो संस्थान था, ये आईएफसी एक्ट 1948 के तहत यहां पर बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था, इसका जो मेन एम था वो यही था कि कंट्रीब्यूशन करना, या फिर आप कह सकते हो फाइनेंस देना आपका, और किनको देना, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को यहां पर फाइनेंस देने के पर्पज से यहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और उसने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी दिया आपके हमारे देश में। जो 1991 में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था हमारे कंट्री में, उसको भी यहाँ पर आपका इसने कंट्रीब्यूशन दिया। उस टाइम भी यहाँ पर ये अवेलेबल था आईएफसीआई, क्योंकि आईएफसी इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो सेटअप आपका किया गया था बहुत साल पहले, और ये साल था 1948। ठीक है, फिर लेटर ऑन इसका नाम आईएफसीआई लिमिटेड रख दिया गया, जो कि अक्टूबर 99 में यहां पर बदलाव हुआ। और फिर यहां पर इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया गया 250 करोड़ तक। ये बेसिकली दो तरीके का काम करता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड द प्रमोशनल एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में यहां पर ये आपका काम करता है, दूसरे संस्थानों को, दूसरी जगहों को जिनको पैसा चाहिए, फंड्स की नीड है, उस तरह के फंडिंग करता है। प्रमोशन उनको यहां पर मदद करता है आगे अपलिफ्ट करने के लिए। ये भी काम यहां पर आईएफसीआई का देखने को मिलता है। अगली संस्थान है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है, ये यहां पर आपको बैंक के नाम से आप इसको आज की डेट में जानते होंगे, आईसीआईसीआई बैंक है। जी हाँ, ये किसी टाइम पर एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, जो कि यहां पर केवल और केवल लोन देता था। जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, ये आपके लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जिस तरह से बैंक डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी देता है, नहीं, ये केवल और केवल आपको लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ये डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आईसीआईसी बैंक भी किसी टाइम पर, आईसीसी जो था वो एक डीएफआई हुआ करता है। डीएफआई से मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जहां पर भी मैं इस सेशन के दौरान डीएफआई वर्ड बोलूं तो कंफ्यूज मत होना, उसका मतलब होगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आईसीसी भी पहले डीएफआई हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन आईसीसी को यहां पर लाइसेंस दे दिया गया बैंक का, और वो फिर बैंक की तरह कार्य करने लग गया। लेकिन ऐसा हुआ था कि आईसीसी जो था, डीएफआई, वो भी चलता रहा, और आईसीसी बैंक जो था वो अलग रूप में यहां पर चलता रहा। लेकिन लेटर ऑन फिर आईसीसी लिमिटेड और आईसीसी बैंक को मर्ज कर दिया, क्योंकि दोनों का काम एक ही हो गया। आईसीसी बैंक भी लोन दे रहा था, आईसीसी लिमिटेड भी लोन दे रही थी।
जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा होगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया गया था। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड भी यहाँ पर उसी तरह का लोन का काम कर रहा था और एचडीएफसी बैंक भी लोन देने का काम करता है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, तो फिर उनका भी मर्जर कर दिया गया, जो अभी हाल ही में हुआ। तो उसी तरह से आईसीसी का मर्जर भी आईसीसी बैंक में कर दिया गया था। वही यहां पर आपका मेंशन, आईसीसी बेसिकली 1955 में स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश इन 1955, जब वर्ल्ड बैंक की यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया था। इसके तहत उन्होंने एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराया जो कि इंडियन बिजनेसेस को यहां पर आपका क्या करे, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो लोन है वो उपलब्ध करवाए। ठीक है, और इस तरह से यहां पर इसने बहुत सारे लोगों की मदद करी, ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करी अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में। उनके बिजनेस में जो उनको कैपिटल की नीड है, फंड्स की नीड है, उसको पूरा करने के लिए कैपिटल मार्केट में किस तरह से यहाँ पर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब अपने शेयर्स को इश्यू कर सकते हो, उसमें भी यहाँ पर इन्होंने मदद की और आईसीसी की एस्टेब्लिशमेंट इसी पर्पज से हुई। फिर उसके बाद जो आईसीसी था 1980s में बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंडिंग के ऊपर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबी अवधि के लिए जो लोन दिए जाते थे उस पर करने लग गया। और फिर आईसीसी को यहां पर आपका एक नई अपॉर्चुनिटी मिली और वो नई अपॉर्चुनिटी थी इसको बैंक में कन्वर्ट होने की। तो आईसीसी बैंक फिर कन्वर्ट हुआ, आईसीसी बैंक बना आपका 1994 में, ये आईसीसी ग्रुप का ही पार्ट बना था। लेकिन उस वक्त तुरंत यहां पर ये नहीं हुआ था कि तुरंत यहां पर आपका आईसीसी बैंक और आईसीसी लिमिटेड को मर्ज कर दिया गया। 1999 की बात है, यहां पर आपका आईसीसी बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी एंड फर्स्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नॉन जापान एशिया, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर यहां पर सामने देखने को मिला था। और 2002 में जाकर आईसीसी को मर्ज कर दिया गया था आईसीसी बैंक में। ठीक है, इसके बाद यहां पर अब एक ही संस्थान है, दैट इज आईसीसी बैंक। आईसीसी लिमिटेड की अब कोई भी यहां पर क्या कहते हैं उसको, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एक और इंस्टीट्यूशन दैट इज आईडीबीआई, जिसको आज की डेट में आप आईडीबीआई बैंक के रूप में जानते हैं। बीच में पब्लिक सेक्टर भी कर दिया गया था, फिर से प्राइवेट कर दिया गया। तो आईडीबीआई भी यहां पर एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था किसी टाइम पर, और इसी तरह से काम वही करता था। 1964 में यहां पर शुरुआत हुई थी एज दी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई के सब्सिडरी के रूप में इसने शुरुआत की थी। बहुत बार ये बदलाव हुए हैं इसमें, देख सकते हो, आरबीआई की सब्सिडरी बनी, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, अब कुछ और। ठीक है, तो इस तरह का इसका बहुत सारा मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता रहा। ठीक है, अब बाकी चीजें आप पढ़ लेना, मैं जस्ट एक ओवरव्यू बीच बीच में आपको दे रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, IDBI was transferred to central government on February 16, 1976. ओके, सो ये भी आपका ट्रांसफर किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसके बाद यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर आपका एक पब्लिक सेक्टर के तहत आपका आंकलन करने लग गया। 1994 में फिर इसके एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें इसकी पब्लिक ओनरशिप जो है 49% आपकी कर दी गई। 1995 में इसने 2000 करोड़ रुपए से आईपीओ लेकर आया, मार्केट में इसने स्टार्ट किया, अपने शेयर्स लॉन्च किए अपने, और जिसमें यहां पर गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो 72% तक रह गया था। फर्दर इन जून 2000 में यहां पर आपका इसने फिर से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किए अपने शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि रिडीम किए गए इन मार्च 2001 में, रिजल्टिंग इनटू फर्दर रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्टेक 58%। फिर गवर्नमेंट का स्टेक 58% तक रह गया। ठीक है, अब इसमें जो वर्ड आ रहे हैं ना, अगर आप कंफ्यूज हो ना, सर इक्विटी क्या होता है, आईपी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये कंफ्यूज मत हो ना, एक बार इसको जस्ट पढ़ लो। ठीक है, अभी कुछ दिन बाद ही, 2-4 और चैप्टर्स के बाद ही मैं आपके लिए ये कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के लेक्चर शुरू करने वाला हूं। तो उसमें आपको ये प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स वगैरह वगैरह क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, उसके बारे में मैं जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, फिर वही बात होगी कि आईडीबीआई का रिवर्स मर्जर हुआ आईडीबीआई बैंक के साथ। अक्टूबर 2004 की बात है। आईडीबीआई वाज कन्वर्टेड इनटू बैंकिंग कंपनी आईडीबीआई लिमिटेड, इसको चेंज किया गया, बैंकिंग एक्टिविटीज यहां पर कैरी आउट करने लगे, व्हाइल कंटिन्यूइंग टू प्ले इट्स सेक्युलर डीएफआई रोल। ओके, सो अर्सवाइल आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, आईडीबीआई गिल्ड्स, इन सबको यहां पर मर्ज कर दिया गया आईडीबीआई लिमिटेड के साथ और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के साथ। यहाँ पर ये फिर नाम बदला दिया गया, इसका नाम बदल दिया, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड रख दिया गया, ताकि सारे के सारे बिजनेस फंक्शंस को यहाँ पर ये शोकेस किया जा सके। तो ये एक मर्जर, रिवर्स मर्जर हुआ आईडीबीआई का आईडीबीआई बैंक के साथ। इसके बाद आज की डेट में हम इसको वही एज अ प्राइवेट संस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, सिडबी की बात करें तो सिडबी का नाम क्या है, सिडबी का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, सिडबी के आगे स्मॉल लग गया, मतलब कि इंडस्ट्रियल, आईडीबीआई के आगे स्मॉल लगा दिया गया।
इसका काम यही था, इसका काम बस ये था कि जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उनको यहां पर फंडिंग करना, उनको फाइनेंस करना। जो आईसीसी था, आईडीबीआई था, ये बड़े प्रोजेक्ट्स को यहां पर फाइनेंस कर रहे थे, लेकिन छोटे जो एमएसएमई सेक्टर के लोग थे, जिनका टर्नओवर काफी कम रहता है इन कंपैरिजन टू द लार्ज इंडस्ट्रीज, उनको फंडिंग देने के लिए, उनको पैसा देने के लिए सिडबी यहां पर देखने को मिला। ठीक है, 1989 में एक एक्ट आया था, उसके तहत इसका निर्माण किया गया। 2 अप्रैल 1990 में इसने शुरुआत की बाय टेकिंग ओवर द आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो, सब्सिडरी की तरह आया आईडीबीआई की, जिस तरह का इसका नाम है आईडीबीआई, आगे स्मॉल लग गया। और इसका काम था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड, जो कि आईडीबी के द्वारा मैनेज किए जाते थे, उनको मैनेज करना। आईडीबी के द्वारा मैनेज किए गए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के फंड थे, उसको मैनेज करना। ये एमएसएमईज को यहां पर फाइनेंस किया गया, प्रमोट किया गया, डेवलप किया गया। उनका फोकस था एमएसएमईज की डेवलपमेंट के लिए और उनको यहां पर आगे लेकर आने के लिए। और इसने यहां पर गवर्नमेंट और अदर 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सिडबी में यहां पर आपके अपना शेयर होल्डिंग रखते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है और एलआईसी का इसमें शेयर है, इसमें हिस्सेदारी है काफी ज्यादा। ये 3 सबसे टॉप इसके शेयर होल्डर हैं जो सिडबी का यहां पर काम देखते हैं या फिर शेयर होल्डिंग उनकी मैनेजमेंट को संभालते हैं। इसके बाद एक एग्जिम बैंक की शुरुआत की गई। एग्जिम बैंक, यहां पर एग्जिम बैंक जैसा इसका नाम है, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सितंबर 1981 में ये आया, देखने को मिला। ऑपरेशन मार्च 1982 में इसने अपने शुरुआत की ऑपरेशंस में। ठीक है, बैंक इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेटअप किया गया फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। एग्जिम बैंक जो था, अगर आप एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, आपको फंडिंग की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो उसमें यहां पर आपकी मदद करता है। इसका नाम से ही आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट नहीं, डोमेस्टिक मार्केट के लिए तो चलो करेगा जो काम करेगा, लेकिन फॉरेन ट्रेड के लिए बेसिकली ज्यादातर ये यहां पर मैक्सिमम जो है काम करता है, उनको फाइनेंस देता है। इसके बाद नबार्ड के बारे में आपने सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नबार्ड जो बेसिकली था, ये शुरुआत से नबार्ड नहीं था। ठीक है, नबार्ड नहीं था ये, यहां पर आपका एक गवर्नमेंट की एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो बेसिकली काम करता था इस तरह का। जो नबार्ड आज की डेट में फंक्शन करता है, जो हम पढ़ेंगे, वो पहले और कोई काम करता था। फिर एक रिकमेंडेशन आई एक कमेटी की, और रिकमेंडेशन आई कमेटी टू रिव्यू एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्रैफी कार्ड करके था, इसके रिकमेंडेशन दी गई इसके द्वारा, जिसको हेड किया था बी शिवारामन जी ने। उनके द्वारा कहा गया कि एक नबार्ड नाम की संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि 1982 में हो भी गया था, जो कि एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो था, जो कि मैंने अभी बात की है आपकी। ठीक है, कि पहले अलग एक डिपार्टमेंट था, अलग संस्था थी जो कि नबार्ड की तरह काम करता था। तो वो संस्था कौन सी थी? वो थी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इस संस्था की जगह ली आपने, किसने? नबार्ड ने। और वो नबार्ड को रिकमेंड करने वाली जो कमेटी थी, उसको हेड किसने किया था? श्री बी शिवा रामन जी ने। ठीक है, सो नबार्ड फंक्शंस किस तरह से है? नबार्ड का बेसिकली काम, नाम ही इसका देखो, नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में, रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में यहां पर ये काम करती है। एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स को यहां पर डायरेक्टली लोन नहीं देती, बेसिकली ये आपका मदद करती है ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो यहां पर आपका एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड यहां पर फाइनेंसिंग करते हैं। अब कौन करते हैं? बैंक्स करते हैं, बिल्कुल बैंक्स करते हैं। बैंक्स यहां पर लोन देते हैं किसानों को, और अगर किसी भी तरह का मान लीजिए किसानों को लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, किसानों को लोन तो बैंक दे दिया, लेकिन किसान नहीं चुका पा रहा, तो यहां पर बैंक जो है नबार्ड के साथ मिलकर भी ऐसे किसानों की मदद कर सकता है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जिसमें नबार्ड और बैंक्स मिलकर यहां पर किसानों की मदद करते हैं। एक लोन दे देते हैं, मान लीजिए किसी को डेयरी फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, ठीक है, डेयरी फार्मिंग के लिए उसको लोन दे दिया, ग्रीन हाउस के लिए उसको लोन दे दिया, तो बैंक क्या करेगा? मान लीजिए उसको 15 लाख चाहिए, तो बैंक 15 लाख रुपए दे देगा, उसको एक बार दे देगा। लेकिन नबार्ड, वो पर्सन जाएगा नबार्ड के पास, नबार्ड में अप्लाई करेगा कि मैंने 15 लाख के लिए यार लोन ले लिया डेयरी फार्मिंग के लिए, तो मुझे इसमें मदद मिल सकती है। तो नबार्ड क्या करेगा? नबार्ड बैंक्स को पैसा दे देगा, बैंक्स को यहां पर सब्सिडी के रूप में, जितनी भी सब्सिडी है, क्योंकि नबार्ड के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है और हर एक स्कीम में अलग अलग अमाउंट की सब्सिडी रहती है। तो नबार्ड, मान लीजिए ग्रीन हाउस फाइनेंसिंग में 50% सब्सिडी का प्रोविजन है, तो नबार्ड 50% ऑफ दैट अमाउंट बैंक्स को दे देगा। तो उसका जो लोन का भार है, जो 15 लाख था, वो रिड्यूस होकर यहां पर 7.5 लाख रह जाएगा। तो उसको बैंक को रीपे 7.5 ही करने हैं, क्योंकि बैंक के पास 7.5 लाख जो है नबार्ड के द्वारा दे दिए गए। इसको हम रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी बोलते हैं, कि जो आपने फाइनेंस किया उसको दोबारा से फाइनेंस करना, उसको रीफाइनेंस करना,
जितना नाबार्ड आपके बिहाफ पर बैंक को पे कर रहा है, दैट इज द रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। और यही नाबार्ड का बहुत बड़ा फंक्शन है। मतलब नाबार्ड इस तरह के सब्सिडी के रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड सब्सिडी बहुत सारी देता है और इनके लिए, किसानों के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए बहुत सारा काम करता रहता है। ठीक है, ओके। सो ये नाबार्ड का हो गया काम, ओके। और बाकी भी नाबार्ड के फंक्शन, ये आरआरबीज को भी यहाँ पर लुक आफ्टर करता है, आरबी के साथ मिलकर यहाँ पर उनकी भी चर्चा करता है। अगला है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, जैसे सबके जैसे नाम है वैसे इनके काम है। नेशनल हाउसिंग बैंक भी वैसे ही काम करता है। ये इंडिया में जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, देखो इंडिया में अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन के लिए बैंक में जाते हो, बैंक में तरह तरह के लोन मिलते हैं। अब ऐसी बहुत सारी संस्थाएं इंडिया में ऐसी भी हैं जो केवल और केवल एक सेगमेंट को लोन देती हैं, जिनमें से एक कहलाती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि केवल और केवल हाउसिंग लोन देती है, उसके अलावा कोई नहीं देती। जिसका एक एग्जांपल है LIC HFL, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, और भी बहुत सारे DHFL है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी HFL कंपनीज हैं जो केवल हाउसिंग फाइनेंस करते हैं। और इन्हीं HFL जो है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है, HFC जो है, इनको यहाँ पर लुक आफ्टर करने के लिए एक संस्थान बनाया गया और वो संस्थान नेशनल हाउसिंग बैंक है। ठीक है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक यहाँ पर जो बनाया गया था, ये रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी जो की थी, चेयर कर रहे थे डॉक्टर C रंगराजन जी के द्वारा चेयर की गई थी। उनकी रिकमेंडेशन में नेशनल हाउसिंग बैंक की यहाँ पर शुरुआत आपकी की गई थी। ठीक है, एक पास किया गया एक एक्ट, दैट वाज इन द पार्लियामेंट इन 1987 विद द असेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 1987 बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सब चीजें NHB को यहाँ पर एज एन अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग लोन का बनाया गया, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन था जो इनको देखता था। ये RBI की एक प्रकार से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था। RBI ने इसमें सारा का सारा पैसा लगाया था जब स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन 2019 में RBI ने इसमें अपना हिस्सा जो था वो निकाल लिया और ये आज की डेट में पूरा पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, पूरा पूरा किया जाता है ऑपरेट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा, राइट। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन कहां से स्टार्ट है? अभी बेटा स्टार्ट किए नहीं सुमित मैंने। फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी बैंकिंग अवेयरनेस चल रही है। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस अभी 2-3 सेशंस और लगेंगे स्टार्ट करने में। अभी आप प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर से रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करो तो धीरे धीरे आप चीजों को समझेंगे और फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी 2-4 सेशंस और लूंगा बैंकिंग अवेयरनेस के, फिर मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ओके, सो ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये सबसे लेटेस्ट वाला आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे लेटेस्ट। सेक्शन 45L 45N और RBI एक्ट के तहत यहां पर ये बनाया गया है। ये 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी। सो ये जो एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, NHB और सिडबी है, इनको हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद ये 5वां ऐसा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बनाया गया। So NABFID Act is meant to establish the National Bank for Financing Infrastructure and Development to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing. So ये यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पर आपका ये जाना जाता है। ठीक है, काम वही है सबका जो, बट ये लेटेस्ट वाला है। लेटेस्ट जब भी होता है तो उसके पास पैसा ज्यादा होता है, फंडिंग ज्यादा होती है, उसका स्कोप ज्यादा होता है, उसके पावर्स बढ़ जाती हैं। तो ये NABFID भी उसी पर्पज से बनाया गया था जो बाकी पर्पज थे। बट ये फर्क होता है कि हर एक संस्था का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। नेशनल हाउसिंग बैंक का अपना सिग्निफिकेंस है, नाबार्ड अपने रूरल लेवल पे काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है, ये MSMEs के लिए काम करता है। इससे पहले जो IDBI और IFCI और ये सब थे, ये लोग तो कन्वर्ट ही हो गए, है ना, इनका फंक्शन ही बदल गया। तो अब जैसे ICICI था किसी टाइम पे, उसी तरह से आज की डेट में भी एक संस्थान की जरूरत आन पड़ी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन्होंने एक एक्सक्लूसिव एक और संस्थान बना दिया NABFID के नाम से, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे ICICI ने इनिशियल डेज में काम किया था, अब तो बैंक की तरह काम करता है। तो उसी तरह से ऐसे कोई संस्थान की नीड थी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दे सके, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए NABFID की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि थे रिलेटेड टू द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आई होप सो कि आज का लेक्चर, मतलब मैं फ्रैंकली बोलूं, आज का लेक्चर कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं था। ठीक है, आज के लेक्चर में थोड़ी चीजें रट्टा मारने वाली ज्यादा थी। ठीक है, तो बस इतना ही करवाऊंगा आज मैं। ठीक है,
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इतना ही आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं हम, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से आपके बढ़िया से सेशन हो रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस का। जो मैं इस बार ये सेशंस ले रहा हूं, दिस वन इज द बेस्ट वन। जो मेरे आज तक के जितने भी लेक्चर्स कोर्सेज मैंने कराए हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, कहीं पर भी कराए हैं, उनमें से बड़ा मैं तसल्ली से कोर्स करा रहा हूँ, बड़ा आराम से कोर्स करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे इस कोर्स को लॉन्ग टर्म मतलब कि एक प्रोस्पेक्टिव से बनाना है, बहुत तसल्ली से बनाना है। मैं इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो रह जाए। अमूमन आप बैंकिंग अवेयरनेस के 10-15 टॉपिक में एंड हो जाती है बैंकिंग अवेयरनेस काफी जगह, सारी जगहों पर, लेकिन हम इतने सारे मैं टॉपिक आपको इसके अंदर करवा रहा हूँ, छोटे छोटे बारीक से बारीक, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना रहे जो आपके करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हो, या फिर आप एडिटोरियल्स में पढ़ते हो, कोई फाइनेंस के किसी आर्टिकल में पढ़ते हो, जब न्यूज में आती है कोई चीज, तो आपको ऐसा ना लगे कि यार ये चीज क्या आ गई, ये चीज क्या आ गई। तो इस वे में मैं इस कोर्स को कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट इसमें बहुत सारे सेशंस हैं, लेकिन जरूर ये सेशंस आपके लिए काम करेंगे, चाहे आपके डेली रूटीन में काम आए, करंट अफेयर्स में, एडिटोरियल्स में, या फिर आपके इंटरव्यू में डेफिनेटली मदद करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं।